आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर मोर और लेस किस तरह का दिखना चाहिए। यह भी अपने आप में एक परफेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन एक मॉडल आंसर, एक बेंचमार्क सेट करने के लिए कि एक डिसेंट आंसर इस लेवल का या इससे ऊपर के लेवल का होना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं। आज का GS3 का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम प्रिसीजन फार्मिंग की डेफिनेशन को देकर बता सकते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग को सैटेलाइट फार्मिंग या साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट भी कहा जाता है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि किसी भी क्रॉप को पर्टिकुलर अमाउंट में पानी, खाद, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड चाहिए होते हैं। अगर उसमें से कुछ ज़्यादा या कम दिया गया तो क्रॉप की ईल्ड पे, मतलब उसकी पैदावार पर इफेक्ट पड़ता है। बस इसी चीज़ को बेस लेते हुए प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर किसी क्रॉप की क्या कितनी ज़रूरत है उसे ध्यान में रखते हुए फार्मिंग की जाती है। इसके अंदर डिजिटल फार्मिंग टेक्नोलॉजीज का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का, रोबोटिक्स का, ड्रोन्स का, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी का, जियोस्पेशियल मेथड्स का। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं जैसे कि ट्रैक्टर के अंदर अगर हमने सेंसर फिट कर दिए जिन्हें पता चल जाता है कि किस क्रॉप के लिए कितनी डेप्थ के अंदर टिलिंग करनी है, तो हम उससे प्रिसाइज फार्मिंग कहेंगे। फिर सैटेलाइट इमेजरी से सॉइल के न्यूट्रिएंट लेवल का पता लगाना या फिर ऐसे पैचेस का पता लगाना जहाँ पे ग्रोथ बहुत डेंसिटी में हो रही है और जहाँ पर ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पा रही है, इस तरह के सेक्शंस के जो फील्ड में इस तरह के सेक्शंस होते हैं उनको पता लगा देना। और फिर एक बार पता लग जाए तो रेमिडियल एक्शंस लेना आसान हो जाता है। मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे जो इस चीज़ की ज़रूरत है, जो खाद हमें देनी है, जो फर्टिलाइज़र हमें वहाँ पे छिड़कने हैं, वो हम वापस से उस जगह की फर्टिलिटी को वापस लाने के लिए कर सकते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर यूज हो रही टेक्नोलॉजी से यह हम पता लगा सकते हैं कहाँ पर पेस्ट अटैक्स होते हैं या हो सकते हैं, जिससे कि हम अपनी क्रॉप्स को सेव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि प्रिसीजन फार्मिंग सस्टेनेबिलिटी को कैसे इंश्योर करती है। हालांकि हम बता सकते थे दोनों चीज़ें, प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबिलिटी को एक साथ, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट है, अगर आपके पास उस टाइम पर कंटेंट याद आता है तो बेटर है कि आप अलग अलग लिखें। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर हम लिख सकते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे क्रॉप के लिए राइट अमाउंट ऑफ केमिकल को हम डाल रहे हैं तो जायज़ है कि वहाँ की क्रॉप्स को तो बेनिफिट होगा ही, वहाँ की सॉइल भी खराब होगी नहीं एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर की वजह से, और ग्राउंड वाटर भी सेव होगा, क्योंकि बिना ज़्यादा पानी दिए, सिर्फ उतना ही अमाउंट में पानी दिया जितने की ज़रूरत है और उतना ही फर्टिलाइज़र डाला जितने की ज़रूरत है, तो वो वापस नीचे लीच होकर नहीं जाएगा ग्राउंड वाटर के अंदर और ग्राउंड वाटर कंटामिनेट नहीं हो पाएगा। इस तरह सस्टेनेबिलिटी आ सकती है। अब आपको जैसे कि पता है कि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं और प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर यही सबसे अच्छी बात है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ होता है, तो वह एक तरह से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट की, जिससे कि हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो जाता है। फाइनली प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर जो हम टूल यूज़ करते हैं उसकी वजह से एग्रीकल्चर पे बढ़ रहे प्रेशर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह मशीनों की बढ़ती एफिशिएंसी के साथ हम एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं, प्लस इन्वायरमेंट पे भी कम असर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है। वैसे पिछले पॉइंट से डिस्कस करने के बाद ये पॉइंट्स ओवरलैपिंग ही लगेंगे, लेकिन हम लिख सकते हैं आर्टिकुलेट करके, जैसे कि हमने प्रिसीजन फार्मिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर फर्टिलाइजर जितने अमाउंट पे हम यूज़ करते थे वो तो हमने कम कर दिया, और जो भी केमिकल हमें लगाने थे वो भी कम कर दिए, प्लस क्रॉप को जितनी ज़रूरत थी उसी के हिसाब से डाले तो उसकी तो प्रोडक्टिविटी होगी, उसकी भी तो ईल्ड होगी, और साथ में जो अमाउंट कम किया हमने फर्टिलाइजर्स का, उसका जो पैसा बचेगा उससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जीपीएस की मदद से, जो जीपीएस अगर मशीन्स के अंदर फिट की जाए और उनकी मदद से किसी पर्टिकुलर जगह पर पहले से ही सीड है और केमिकल है तो वहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह फार्मर्स को अपने रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट मिलता है, क्योंकि पानी बचाकर, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र की कॉस्ट बचाकर उनकी सेविंग काउंट की जा सकती है। अब अगर आपको कोई फिगर याद हो और स्टैटिस्टिक्स याद हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि अगर प्रिसीजन फार्मिंग का यूज़ होता है तो 18 to 20% इनपुट कॉस्ट पर तो बचता ही है और 30% यील्ड इंक्रीज होती है, स्पेशली इन द केस ऑफ राइस एंड वीट। और आजकल तो बहुत सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के लिए,
उनके अगर आपको नाम याद है तो आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं जीपीएस सॉइल सैम्पलिंग की। इसके अंदर फील्ड की जो सॉइल होती है उसके न्यूट्रिएंट्स का एक तरह से टेस्ट किया जाता है, कितना लेवल उसके अंदर पीएच का है, रेंज ऑफ द अदर डेटा, जिसके हिसाब से सॉइल को जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से डिसीजन लिए जा सकें उसके बारे में। फिर हम बता सकते हैं कि इसके थ्रू लेबर कॉस्ट में भी कटिंग की जा सकती है, क्योंकि ऑटोमेटिक सेंसर्स होंगे तो एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत नहीं होगी उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके इरिगेशन के लिए। फाइनली हम बता सकते हैं कि फार्मर्स इस तरह की पीक कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर क्रॉप अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, अच्छे से ग्रो होती है और अच्छी यील्ड आती है। तो फार्मर्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वहीं पर फार्मिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमने क्वेश्चन की डिमांड को सब हेडिंग बनाकर डिवाइड करके क्लासीफाई करके पूरा कर दिया। अब फाइनली हम कंक्लूजन दे सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स दिए हैं इसके रिगार्डिंग। तो हम बताएंगे प्रिसीजन फार्मिंग के इतने सारे बेनिफिट्स को देखकर और उसकी यूटिलिटी को देखकर, यूटिलिटी किसमें, डबलिंग फार्म इनकम, क्योंकि ये भी एक पोटेंशियल रोल प्ले कर सकते हैं फार्मर्स की इनकम को डबल करने में। तो गवर्नमेंट ने भी इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया है, जैसे कि PMKSY और सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर, और साथ में ही ड्रोन्स का यूज़ करना, मोबाइल ऐप्स का यूज़ करना। और इस तरह से अगर इसके कंटेक्स्ट में एफर्ट्स देते गए तो हमारा जो ब्रॉड एम है फार्मर्स की इनकम को डबल करना प्लस अपने एग्रीकल्चर फील्ड को सस्टेनेबल बनाना, वो अचीवेबल होगा। इस तरह से हम इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनली आज का GS4 का क्वेश्चन देखते हैं। इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम बेसिक मोरालिटी के बारे में बताकर कर सकते हैं। मोरालिटी इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स जिसकी मदद से हम राइट और रॉन्ग या फिर गुड और बैड बिहेवियर के बीच में डिफरेंस कर पाते हैं, जान पाते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपना बिहेवियर करते हैं या फिर डिसीजन लेते हैं। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करेंगे और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया जा सकता है एक टेबल फॉर्मेट में, जिसमें एक तरफ प्राइवेट मोरालिटी के बारे में बताएंगे और दूसरी तरफ पब्लिक मोरालिटी के बारे में, और फिर हम डिफरेंस बता सकते हैं दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच डिफरेंस की बात करते हैं। प्राइवेट मोरालिटी के अंदर रेंज कुछ इस तरह से होती है कि वह फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स तक ही रिस्ट्रिक्ट होती है, मतलब जिन प्रिंसिपल्स या फिर एथिक्स को आप फॉलो करते हैं वो आपकी फैमिली मेंबर्स तक या रिलेटिव्स तक रिस्ट्रिक्ट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक मोरालिटी के अंदर वाइडर एम्बिट होता है। इसके अंदर सभी सिटीजन, सभी वोटर्स, बेसिकली पब्लिक स्फेयर में जो भी लोग होते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं उन तक एक्सटेंड होता है। फिर डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? प्राइवेट मोरालिटी के अंदर लव, ट्रस्ट, कंपैशन के बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं। वहीं पब्लिक मोरालिटी के अंदर रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन है और उसने कोई गलती करी तो आप उसे जो भी कहना या करना चाहेंगे वो कंपैशन के साथ करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ अगर कोई चोर है और जज को उसके लिए डिसीजन लेना है तो जज को कंपैशन नहीं, रूल ऑफ लॉ या रैशनैलिटी या ऑब्जेक्टिविटी के साथ डिसीजन लेना होगा। फिर पब्लिक मोरालिटी के अंदर किसी के भी साथ पार्शियल नहीं हुआ जा सकता। वहीं प्राइवेट मोरालिटी के अंदर लव्ड वंस के साथ पार्शियल हुआ जा सकता है। फिर प्राइवेट मोरालिटी के अंदर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं हो सकता अगर स्मॉल सर्कल की बात है तो। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंट रहना पब्लिक मोरालिटी के अंदर बहुत बड़ा कंसर्न है और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम देख सकते हैं RTI जैसी चीज़ें हमारी डेमोक्रेसी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। लास्टली प्राइवेट मोरालिटी को सेक्रीफाइस किया जा सकता है अगर बड़ा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। वहीं पब्लिक मोरालिटी इज़ ऑलवेज अबव द पर्सनल इंटरेस्ट। इस तरह से आप डिफरेंसेस को कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन की आगे की डिमांड को बताएंगे और वहाँ पर जिस तरह से ओपिनियन पूछा है हमसे तो हम उसी तरीके से बताएंगे कि यस, जो लोग पॉलिटिकल लाइफ को चूज़ करते हैं उन्हें प्राइवेट मोरालिटी से अलग पब्लिक मोरालिटी वाले एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो एथिकल है पर्सनल मोरालिटी के अंदर, वो सर्विस के अंदर नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को बढ़ावा देगा, जो कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ है। इसी तरह फिर हम कंक्लूजन दे सकते हैं, अ पर्सन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट मोरालिटी एंड पॉलिटिकल मोरालिटी व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। मतलब इंसान को प्राइवेट मोरालिटी और पब्लिक मोरालिटी
के बीच के डिफरेंसेस को पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होंगे और बीच में कुछ इस तरह के डिसीजन आएंगे तो उन्हें पता हो कि क्या वाइजली चूज़ करना है, कि वो पर्सनल मोरालिटी से इन्फ्लुएंस होकर तो डिसीजन नहीं ले रहे। इसलिए जो लोग पॉलिटिकल लाइफ को चूज़ करते हैं उन्हें अपनी प्राइवेट मोरालिटी से आगे बढ़कर सोचना चाहिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि सबको जस्टिस मिले। और इस तरह से यह आंसर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।